ओके, वेलकम आप सभी का। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्लांट पैथोलॉजी का सेक्शन। और देखिए, अभी राजस्थान के हिसाब से बात की जाए तो दो बड़ी वैकेंसीज की बात कर सकते हैं। एक तो है असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर या एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी, और दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। तो बॉटनी के स्टूडेंट्स और जिनका स्पेशलाइजेशन पैथोलॉजी है उनके लिए तो ये दोनों एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और जिनका पैथो नहीं है वो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन है वो करने वाले हैं। तो दोनों ही एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है उसमें प्लांट पैथोलॉजी, क्योंकि पैथो वाले में तो पूरा ये रहता ही है, और असिस्टेंट वाले में भी आपको कंप्लीट जो पैथोलॉजी है वो कवर करनी होती है। तो पैथोलॉजी की जो पहली क्लास अपन यहाँ पे ले रहे हैं, इस क्लास में अपन सबसे पहले तो जो बेसिक टर्म्स हैं उन सब के बारे में समझेंगे, और उसके बाद में फिर हम आगे के टॉपिक्स पे चलेंगे। तो चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम टर्म के हिसाब से बात करें, है ना, तो प्लांट पैथोलॉजी को, है ना, फाइटोपैथोलॉजी भी अपन बोल सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स के लिए फाइटो वर्ड वो यूज होता है। वैसे फाइटोन, है ना, जो लैंग्वेज वाइज देखेंगे तो फाइटोन का मीनिंग प्लांट होता है, और पैथोस का मतलब होता है एलमेंट। एलमेंट का मतलब होता है कि जो डिजीज होती है, कोई भी जो रोग होता है उसको अपन एलमेंट बोलते हैं। और लोगस जैसे अपन हर जगह पे लगाते हैं, लोगस का मतलब होता है टू स्टडी या नॉलेज। तो प्लांट्स के अंदर जो बीमारियां होती हैं, यानी कि प्लांट्स के जो रोग हैं, है ना, एलिमेंट्स का मतलब जैसे बहुत सही बोलेंगे तो रोग मतलब आता है, डिजीज अपन बीमारी के लिए टर्म यूज करते हैं, और एलिमेंट, ठीक है ना। तो प्लांट पैथोलॉजी एक पूरा साइंस है जिसमें हम प्लांट्स की डिजीज के रिलेशन के अंदर सारा कुछ कवर करते हैं। देखो, एक तो कंपटीशन एग्जाम्स में एक बड़ी जो फैक्टर होता है, क्वेश्चन जहाँ से पूछे जा सकते हैं, वो एक तो होता है हिस्टोरिकल जो भी पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जो भी आपका टॉपिक होता है उस टॉपिक में अगर किसी साइंटिस्ट का नाम है, किसी डिस्कवरी का नाम जुड़ा हुआ है, या कुछ ऐसा हिस्टोरिकल है उसमें, तो वो आपसे कंपटीशन एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। देखो, सबसे पहले अगर हम देखें कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है ना, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बोलने का मतलब है वर्ल्ड वाइड, है ना, पूरे विश्व के अंदर फाइटोपैथोलॉजी के फादर है उनके रूप में हम जो पर्टिकुलर नाम है वो आपको ध्यान देना है। जैसे इस हेनरिक एंटोन डी बैरिक, तो ये जो जर्मनी के साइंटिस्ट हैं इनको फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बोला जाता है, हेनरिक एंटोन डी बैरिक को। इसके साथ में आपको ये भी ध्यान देना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में आपका नॉलेज है वो बहुत शानदार होना चाहिए, तो तैयारी भी आपकी उसी प्रकार से होनी चाहिए। तो देखो, साथ में जो बैरिक हैं वो फाउंडर फादर भी हैं, फाउंडर फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। फाउंडर अपन संस्थापक को बोलते हैं, है ना, जो किसी भी ब्रांच की नींव रखता है उसको अपन फाउंडर बोलते हैं, संस्थापक बोलते हैं। तो फाउंडर फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भी यही है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भी इन्हीं को बोला जाता है। और एक और बड़ा क्रेडिट जो इनके साथ में है वो है कि मॉडर्न माइकोलॉजी, यानी कि जो फंजाई का साइंस होता है उसको अपन माइकोलॉजी बोलते हैं। तो मॉडर्न माइकोलॉजी के फादर के रूप में भी हम डी बैरिक का नाम है वो याद रखेंगे, कि हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें अगर फाउंडर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी आता है तो भी बैरिक का नाम ही आएगा, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी आता है तो भी हेनरिक एंटोन डी बैरिक का नाम ही आएगा। अब ये तो बात होती है कि हम वर्ल्ड वाइड इनको तैयार करेंगे। दूसरा होता है कि इंडिया के रेफरेंस में हमें फाइटोपैथोलॉजी में किनका नाम याद रखना है, तो ये है एडविन जॉन बटलर, है ना। तो जॉन बटलर नाम भी आपको मिल सकता है, ई जे बटलर नाम है ना, ज्यादातर कॉमन नाम क्या इनका जो एग्जाम में आता है वो आता है ई जे बटलर, तो आप बटलर से याद रखेंगे। एडविन जॉन बटलर, जो कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उससे पहले ये भारत में थे, और इन्होंने आज़ादी से पहले ही भारत के अंदर जो प्लांट डिजीज हैं और जो स्पेशली जो फंगल डिजीज हैं, फंगल डाइवर्सिटी है, फंजाई का जो स्टडी है वो चालू कर दिया था। तो उनके रेस्पेक्ट के अंदर ही हम इनको इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के फादर के नाम से रिगार्ड करते हैं। तो एडविन जॉन बटलर, है ना, इंडियन
फाइटोपैथोलॉजी के फादर हैं। साथ में आपको ध्यान देना है कि ये इंडियन माइकोलॉजी के फादर भी हैं। तो इंडियन माइकोलॉजी के फादर भी यही हैं और इंडियन पैथोलॉजी जो है, प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी, उसके फादर भी यही हैं। ये ब्रिटिश माइकोलॉजिस्ट हैं। तो दोनों ही नाम आपको तैयार करने। एक एंटोनी डी बैरिप का नाम है, वो वर्ल्ड वाइड याद रखेंगे, और एडविन जॉन बटलर जो है वो हमारे इंडियन फादर हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अपन को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद में फिर हम आगे फर्दर चलते हैं। तो देखो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का मतलब ये होता है कि हमारा जो माइंड सेट है या हमारे सोचने का, समझने का जो तरीका होता है वो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइंटिफिकली जो पैथोलॉजी, जो विज्ञान होता है ना, पैथोलॉजी जो साइंस होता है, तो साइंटिफिकली पैथोलॉजी की डेफिनेशंस हैं, यानी कि जो परिभाषाएं हैं वो क्या होती हैं, या पैथोलॉजी को साइंटिस्ट वो क्या मानते हैं। देखो, अगर पहली डेफिनेशन जो कि जूलियस कॉहन की है, 1858 का जो इनका डेफिनेशन दिया हुआ है, अगर आप उसको देखेंगे तो इन्होंने ऐसा बताया कि एबनॉर्मल चेंजेस, कि ऐसा कोई भी चेंज जो एबनॉर्मल लगता है, यानी कि रूटीन में जो सामान्य लक्षण होते हैं, उन सामान्य के अलावा जो भी होता है जो नॉर्मल नहीं होता है, उसको अपन एबनॉर्मल बोलते हैं। तो एबनॉर्मल चेंजेस इन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो आपको जो की पॉइंट होता है ना, जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो उसमें मेन चीज़ क्या है, तो मेन चीज़ यह है कि डिजीज का कनेक्शन फिजियोलॉजी से होता है। आप इस चीज़ को ध्यान देना कि डिजीज को डिफाइन करना या डिजीज है या नहीं, इसको कंफर्म करने का जो बेस होता है वो होता है कि प्लांट का फिजियोलॉजी। अगर प्लांट का फिजियोलॉजी नॉर्मल चल रहा है तो पौधे में कोई डिजीज नहीं है। अगर उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में आपको कोई एबनॉर्मल चीज मिलती है ना, उसकी फिजियोलॉजी नॉर्मल से अलावा मिलती है, तो इसका मतलब उसमें कोई डिजीज है। और वो चेंज जो भी अपन वहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, that disturb the normal activity of plant organ और plant, है ना। उसमें आप प्लांट का कोई पार्ट, जैसे पत्ती में इन्फेक्शन हो रहा है तो तब तो ऑर्गन आ जाएगा, और कोई सीडलिंग है तो पूरा पौधा भी आ सकता है ना। पौधे का कोई भाग है उसमें आपको ऐसा एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिल सकता है, या पूरे प्लांट के अंदर भी आपको मिल सकता है। बट जूलियस कॉहन के अकॉर्डिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर जो एबनॉर्मल चेंजेस होते हैं, दैट शुड बी रिगार्डेड एज ए डिजीज। डेफिनेशन ऑफ ए डिजीज के अंदर अपन इसको लेते हैं। पैथोलॉजी की डेफिनेशन नहीं है ये, एक्चुअल में क्या है कि डिजीज के लिए डेफिनेशन है। डिजीज कि प्लांट के अंदर जो हम एलिमेंट बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं, वो क्या चीज होती है। इसके बाद में दूसरा जो डेफिनेशन है डिजीज को लेके, वो है हमारे जो इंडियन फादर हैं बटलर, उनकी तरफ से है। 1918 का ये इनका कॉन्सेप्ट है। देखो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया है कि वेरिएशन फ्रॉम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, कि नॉर्मल जो भी चलता है उसके अलावा जो भी हो गया वो होता था वेरिएशन। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी के अलावा जो भी हो रहा है दैट इज वेरिएशन फ्रॉम नॉर्मल फिजियोलॉजी विच इज सफिशिएंट। और वो जो चेंज है वो इतना होना चाहिए, सफिशिएंट का मतलब इतनी मात्रा में होना चाहिए, और फिर उसका कुछ ड्यूरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे एक बार पत्ती पीली पड़ी और फिर वापस ग्रीन हो गई तो वो डिजीज नहीं आएगा, है ना। वो चेंज होना भी चाहिए और वो सफिशिएंट होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, और एक ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, और एक्सटेंसिव, या फिर उसका जो लेवल है वो काफी बड़ा होना चाहिए, है ना। या तो छोटी सी जगह पे हो रहा है तो पर्याप्त हो कि लक्षण में आपको दिख जाए या कैरेक्टर्स में दिख जाए, या वो परमानेंट भी होना चाहिए, या फिर उसका जो असर है वो बड़ा होना चाहिए। और वो सब क्या करे, टू चेक, चेक का मतलब रोक देना, बंद कर देना, है ना, या डिस्टर्ब कर देना, कि उतना बड़ा चेंज आ रहा हो या इतना पर्याप्त चेंज आ रहा हो फिजियोलॉजी में जिससे बंद हो जाए द परफॉर्मेंस ऑफ नेचुरल फंक्शंस। ये पौधे के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं अगर वो बंद हो जाते हैं बाय द प्लांट और कंप्लीशन ऑफ इट्स डेवलपमेंट, तो या तो पौधे का कोई फिजियोलॉजी का फंक्शन है वो बंद हो जाएगा, या पौधे का जो पूरा डेवलपमेंट है वो बंद हो जाएगा। किस कारण से हो जाएगा, एक सफिशिएंट, परमानेंट या कोई एक्सटेंसिव इतना बड़ा चेंज आ गया फिजियोलॉजी में जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो दोनों ही डेफिनेशन को अगर आप देखते हैं तो दोनों डेफिनेशन केवल एक की पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है,
वो है फिजियोलॉजी। तो डिजीज का जो कनेक्शन है वो फिजियोलॉजी से है। नॉर्मल फिजियोलॉजी के अलावा जो होता है, जिसको आप एबनॉर्मल बोल दीजिए या वेरिएशन बोल दीजिए, दैट इज द कॉज ऑफ ए डिजीज की फिजियोलॉजी में चेंज, और वो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि प्लांट का कोई फंक्शन है वो डिस्टर्ब जरूर होना चाहिए। तो ऐसे आप लोग जो डेफिनेशंस हैं या जो सब्जेक्ट की जो डिमांड होती है कि आपका जो माइंड सेट है वो कैसे काम करें, वो आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये था कि प्लांट पैथोलॉजी जो अपना प्रॉपर फील्ड है, अगर उसकी बात करें तो ये एक्चुअल में ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर भी है ना। तभी तो आपका जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी है उसमें पैथोलॉजी का अलग से एक रिजर्वेशन आता है कि उसकी अलग से पोस्टें निकलती हैं। ये बॉटनी का पार्ट भी है, बायोलॉजिकल साइंस का पार्ट भी है, विच डील्स विथ कॉजेस, है ना, कि कॉजेस क्या है, ईटियोलॉजी क्या है, रिजल्टिंग लॉसेस क्या होते हैं। क्योंकि देखो, जब भी आप प्लांट डिजीज पढ़ते हो तो पौधे जिनमें बीमारियां होती हैं वो सभी पौधे एक्चुअल में वो पौधे होते हैं जो या तो हमारे क्रॉप्स के प्लांट्स हैं, है ना, या हमारे कोई इकोनॉमिक प्लांट्स हैं, या हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए उनके कोई ना कोई सिग्निफिकेंट रोल होते हैं। यानी कि जो ऐसे ही वाइल्ड प्लांट्स हैं उनके डिजीज के बारे में हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, जिनसे हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट होता है, हम उनके डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। तो एक तो हो गया कि कॉजेस हम जानते हैं यहाँ पे कि कॉजेस क्या होते हैं, फिर ईटियोलॉजी के बारे में जानते हैं, फिर लॉसेस क्या होते हैं वो जानते हैं, और फिर जो भी प्लांट डिजीज है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो सब यहाँ पे पढ़ना होता है। तो ये जो आप अभी यहाँ पे पैथोलॉजी की फील्ड के बारे में जान रहे हो, ये एक्चुअल में क्या है कि जो आपका सिलेबस आएगा या हम सिलेबस में जो डिजीज पढ़ेंगे उन सभी डिजीज में हमें ऐसे ही पढ़ना है। यानी कि हर एक डिजीज के कॉज, इटियोलॉजी, लॉसेज, मैनेजमेंट, उससे जुड़े हुए सारे एस्पेक्ट्स हैं वो अपन को तैयार करने होते हैं। अब इसके बाद में अपन चलते हैं कि हमारा जो प्रॉपर सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है प्लांट पैथोलॉजी का, उसके ऑब्जेक्टिव्स में अपन क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, कि जो सब्जेक्ट है उसकी डिमांड क्या है या उसका जो मेन बॉडी है वो क्या चीज़ है। देखो, एक तो आप ले सकते हैं कि टू स्टडी द लिविंग और नॉन लिविंग, या वो एनवायरमेंट से जुड़ी हुई चीजें, तीनों चीजें हैं। वन इज लिविंग, नॉन लिविंग एंड एनवायरमेंटल, जो डिजीज को कोज करती है। इंड्यूस का मतलब चालू करना होता है, जैसे पहले डिजीज है ही नहीं या किसी पैथोजन से डिजीज चालू होगी तो वो पैथोजन डिजीज को इंड्यूस कर रहा है, या कोई नॉन लिविंग थिंग है जैसे हैवी मेटल है उससे कुछ हो रहा है तो वो डिजीज को इंड्यूस कर रहा है, या एनवायरमेंटल का कोई फैक्टर है एनवायरमेंटल, उससे डिजीज चालू हो रही है। डिजीज का मतलब जो हमने अभी बात की कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में कुछ डिस्टरबेंस कोज होता है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम जो भी लिविंग चीज़ें हैं, नॉन लिविंग चीज़ें हैं, या एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें जो कि डिजीज को इंड्यूस करती हैं उनके बारे में जानना। दूसरा होता है कि टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट बाय द पैथोजेंस, है ना, जो भी कॉजल एजेंट्स हैं जिनसे डिजीज होती है, जो जिनमें लाइफ होती है, जो लिविंग होते हैं, उनको अपन पैथोजन बोलते हैं। तो पैथोजेंस की वजह से या जो भी कॉजल एजेंट्स हैं उनकी वजह से जो डिजीज होती है ना, डिजीज का जो होना होता है उसको अपन बोलते हैं डिजीज डेवलपमेंट। देखो क्या होता है, जैसे कोई फंगस है वो पत्ती के ऊपर आया तो आते ही बीमारी नहीं होती है, आने के बाद में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, डिजीज डेवलपमेंट की बहुत सारी स्टेप्स होती हैं जो आपको थ्योरेटिकल सिलेबस के अंदर सब कुछ पढ़ना भी है। तो डिजीज डेवलपमेंट होता कैसे है ना, एक तो होता है कि बीमारी किससे होती है, एक होता है कि वो बीमारी जो भी है वो बीमारी डेवलप कैसे होती है, मैकेनिज्म क्या उसकी। और ऐसे अपन ले सकते हैं कि द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट एंड पैथोजन, कि बीमार होने वाला है वो तो होता है पौधा, होस्ट, और पैथोजन उसके ऊपर क्या है, एक प्रकार का पैरासाइट। तो जब आप होस्ट एंड पैरासाइट बोलते हैं तब तो नॉर्मल इकोलॉजी के इंटरेक्शंस के हिसाब से वो टर्म्स होते हैं, लेकिन जब आप पैथोलॉजी के अंदर होते हैं तो आपको प्लांट एंड पैथोजन बोलना होता है। तो डिजीज के एंगल में दो वर्ड बार बार आते हैं, प्लांट पैथोजन, ठीक है। तो पैथोजन हमारे यहाँ पे जो हम पैरासाइट बोलते हैं वही है ये, ठीक है। तो एक ये पढ़ना होता है कि जो प्लांट है वो एक ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है वो दूसरा ऑर्गेनिज्म है। तो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, एक होस्ट है एक पैरासाइट है,
वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन उनका फिजिकली, एनाटॉमिकली, है ना। उसके बाद में मॉलिक्यूलर लेवल तक आपके सब्जेक्ट में जो सिलेबस है वो डला हुआ है। तो प्लांट और पैथोजन हर एक एंगल पे कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो सब इसके अंदर आता है। और फिर आता है कि टू डेवलप स्ट्रेटजीज, कि हमारे जो प्रयास हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए फॉर मैनेजिंग द डिजीज एंड रिड्यूसिंग द लॉसेस कॉज बाय पर्टिकुलर डिजीज। तो किसी भी डिजीज में जो बीमारी होने के बाद में जो लॉस होते हैं, क्योंकि बीमार पौधे की जो उपज है वो हेल्दी पौधे से हमेशा कम होती है, तो जो यील्ड लॉस होता है उसी को अपन रिड्यूस बोल रहे हैं, है ना। कि बीमार पौधे में दाने हैं वो कम बनेंगे, फ्रूट है वो कम बनेंगे, क्वालिटी है वो खराब होती है। तो जो लॉसेज हैं उन लॉसेज को मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या हमारे जो भी प्लांट्स हैं उनसे हमें लॉस कम हो, डिजीज पौधे से लॉस कम हो, या हम डिजीज पौधे से भी ज़्यादा उपज कैसे लग सकते हैं, या हम डिजीज को मैनेज कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो एक बार अगर आप उन चीज़ों को एक बार थोड़ी देखते हैं तो प्रॉब्लम किसकी वजह से है, प्रॉब्लम कैसे होती है ना, प्रॉब्लम देने वाला और बीमार होने वाला उनके बीच में क्या चलता है, और फिर हम इन चीज़ों को संभाल कैसे सकते हैं या इनको मैनेज कैसे कर सकते हैं। ये हमारी फील्ड के बड़े ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी कि आपका चाहे एग्रीकल्चर का पूरा सिलेबस हो या पूरा बॉडी हो, या आपका प्लांट जो नॉर्मल प्लांट साइंस है बॉटनी, उसका कोई भी ट्यूशन हो, तो आपको इन्हीं एंगल्स को कोर में रख के वो सारे टॉपिक आपको पढ़ने भी होते हैं और उनके ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करना होता है। तो आई थिंक ये जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, डिजीज क्या है, साइंटिस्ट लोग उसको क्या मानते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपके माइंड फ्रेम के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके ना, चलिए इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अब अपन बात करेंगे कि पैथोलॉजी को प्रॉपर पढ़ने से पहले किसी भी सब्जेक्ट में कुछ शब्द आते हैं ना, उनको समझे बिना आप सब्जेक्ट को पूरा समझ नहीं सकते। तो सबसे पहले अपन जो टर्म्स है, यानी कि सब्जेक्ट की जो शब्दावली होती है उसको अपन समझेंगे ना, एक एक करके चलते हैं अपन। देखो सबसे पहले अपन ने लिया है कि डिजीज, और इसको आप डिसऑर्डर भी बोल सकते हो, है। डिजीज या डिसऑर्डर क्या होता है, देखो इसमें लिखा है कि ऑल टाइप ऑफ हार्मफुल फिजियोलॉजिकल चेंजेस। हार्मफुल का मतलब है जिससे नुकसान होगा। नॉर्मल फिजियोलॉजी में कुछ भी ऐसी गड़बड़ होगी या ऐसा चेंज है जो नेगेटिव चेंज है इन द प्लांट। नॉन इन्फेक्टियस डिजीज कॉज बाय एबायोटिक फैक्टर्स नॉन एज डिसऑर्डर्स। तो दोनों जो शब्द हैं उनमें किस चीज का अंतर है। जैसे आप डिजीज बोलते हैं तो ये तो होता है जो आपके इन्फेक्टियस है, यानी कि जो फैलते हैं या जिनका मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि वो लिविंग है। यानी कि मान लो कि आपने कहा कि कोई फंगस है, उस फंगस से बीमारी हो रही है, तो फंगस जब रिप्रोड्यूस करेगा तो उसको कॉनिडिया बनते हैं, उसके स्पोर्स बनते हैं, तो वो फैलते हैं। वो फैलते हैं तो वो इन्फेक्टियस डिजीज में आएगा। लेकिन अगर किसी ऐसे कारण है जो कि एबायोटिक फैक्टर है और उससे पौधे में कोई बीमारी हो रही है, तो वो फैलेगा नहीं, वो एक पौधे से दूसरे पौधे में नहीं जाएगा, तो वो है नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। तो जब आप इन्फेक्टियस को बोलते हैं तब तो बोलेंगे डिजीज, और नॉन इन्फेक्टियस होगा तो क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर। लेकिन है दोनों क्या, फिजियोलॉजिकल चेंज है नेगेटिव लेवल वाले। यानी कि पौधों को बीमार दो प्रकार की चीजें कर सकती हैं, एक जिनमें लाइफ है तो वो पौधे से पौधे में फैलती है, इन्फेक्शन उनसे फैलता है, तो उनके लिए डिजीज वर्ड आएगा। और जो एबायोटिक चीजें हैं उनसे जो नहीं फैलने वाली बीमारियां होती हैं उसको अपन बोलते हैं डिसऑर्डर। तो डिजीज एंड डिसऑर्डर में अंतर है ना, क्योंकि आपके जो कंप्यूटर एग्जाम्स के क्वेश्चंस आते हैं ना उनका लेवल बहुत ही ऐसे कंफ्यूजिंग लेवल होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिजीज एंड डिसऑर्डर दोनों फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, बट दे आर डिफर इन देयर मोड ऑफ इन्फेक्शन, कि एक इन्फेक्शन वाले हैं, दूसरे जो इन्फेक्शन नहीं वाले हैं, क्योंकि उनमें लाइफ नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अभी अपन दूसरा टर्म देखते हैं कि पैथोजन क्या होता है ना। पैथोजन को जैसे आप हिंदी में रोग कारक बोलते हो, कि कोई भी बीमारी को करने वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको अपन पैथोजन बोलते हैं। तो पैथोजन देखो क्या होता है, एनी एजेंट, उसमें लिविंग भी आ जाएगा और नॉन लिविंग भी आ जाएगा, दैट कॉज एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब रोग होता है। तो ऐसा
कोई भी कारक, एजेंट का मतलब जिसमें इतनी पावर है या जिसमें इतनी कैपेसिटी है, चाहे उसमें लाइफ है या लाइफ नहीं है, उससे डिजीज होती है, वो पैथोजन कहलाता है। लेकिन आप इसमें बहुत अच्छे से इस चीज़ को ध्यान देंगे कि नॉट अप्लाइड फॉर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अगर पौधे को मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन की कमी है, उससे उसमें कोई लक्षण आ रहा है, तो न्यूट्रिशन में जो कमी है वो पैथोजन नहीं कहलाएगा, या उसके लिए पैथोजन वर्ड है वो अप्लाई नहीं होता है। तो जैसे डिजीज एंड डिसऑर्डर में अंतर है, वैसे ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और नॉर्मल जो पैथोजन है उनमें अंतर है। राइट, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पैरासाइट। पैरासाइट जैसे हिंदी में आप इसको परजीवी बोलते हैं ना, पैरासाइट परजीवी, जो दूसरे पौधे से या दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन सोखता है, उठाता है, लेता है, वो पैरासाइट कहलाता है। तो ऑर्गेनिज्म डिराइविंग का मतलब खींचना, निकालना, पुल करना, लेना ना, ऐसे मीनिंग आते हैं। ऑर्गेनिज्म डिराइविंग देयर फूड फ्रॉम लिविंग प्लांट्स, क्योंकि अभी हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अपन पैरासाइट को प्लांट पैरासाइट के हिसाब से लेंगे, तो हमने प्लांट इसीलिए बोला है। अदरवाइज जो पैरासाइट है वो तो प्लांट्स के भी हो सकते हैं, एनिमल्स के भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया के भी हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि बैक्टीरियोफाज है ना, वो वायरस होता है, तो वो तो बैक्टीरिया के ऊपर पैरासाइट है। तो पैरासाइट एक सामान्य शब्द होता है, प्लांट्स के भी होते हैं, एनिमल्स के भी होते हैं, माइक्रोब्स के भी होते हैं, बट अभी तो अपन यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो पैरासाइट का मतलब हो गया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन लिविंग प्लांट से लेते हैं, यानी कि प्लांट्स के ऊपर जो सरवाइव करते हैं वो आ जाएंगे। ऑल पैरासाइट्स आर नॉट ऑलवेज पैथोजेंस। बहुत आराम से आप उसको चीज को समझिए कि ऐसा नहीं होता है कि हर पैरासाइट ही पौधे को बीमार करता है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो प्लांट से भोजन तो ले लेंगे लेकिन पौधे को बीमार नहीं करेंगे। तो ऑल पैथोजेंस आर नॉट, है ना, ऑल पैरासाइट्स आर नॉट ऑलवेज पैथोजन, की कोई जरूरी नहीं है कि पैरासाइट को वो बीमार ही करेगा। ऐसे आगे लिखा है कि ऑल पैथोजेंस आर नॉट ऑलवेज पैरासाइट। तो ऐसा भी नहीं है कि जितने भी आपके पैथोजन होंगे वो सारे पैरासाइट ही होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पैरासाइट होने का मतलब वो पैथोजन होगा ये कतई नहीं है, और पैथोजन है तो वो हमेशा ही पैरासाइट होगा ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो ये चीज भी आपको माइंड, आपका जो कॉन्सेप्चुअल माइंड होता है ना, कि अपन किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए दिमाग कैसे लगाते हैं, वहाँ ये चीजें जरूरी होती हैं कि अपन वैसे तो जो भोजन लेता है लिविंग से उसको पैरासाइट बोल सकते हैं, लेकिन भोजन लेने से वो बीमार ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, या हर कोई जो पैथोजन है वो पैरासाइट ही होगा ऐसा भी कोई जरूरी नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी अपन बात करेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट। देखो ऑब्लिगेट को आप हिंदी में बोलते हैं अविकल्पी, क्योंकि अगर आपने ये टर्म एक बार समझ लिया तो, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत जल्दी आंसर्स के ऊपर जाना होता है, क्वेश्चन को फटाफट पढ़ना होता है, जल्दी से आपको आंसर देना होता है, करेक्ट आंसर देना होता है। तो एक तो होता है कि वहाँ जानबूझ के दिमाग लगाएंगे, एक होता है कि आपका दिमाग पहले से ही सही है। तो अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से सही की है तो आपका कॉन्सेप्ट पहले से राइट कॉन्सेप्ट है, तो आपका एंगल जो होता है आंसर तक जाने का वो सही होता है। और जब आपका एंगल सही है तो आपका पहली बार में जो आंसर आता है वो सही आता है। और दूसरी, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो आपके दिमाग से जो पहली बार आंसर आता है वो सबसे ज़्यादा सही होता है, दूसरी बार जो आता है वो और भी कम सही हो जाता है, और थर्ड बार जो आप आंसर निकालते हो उसके रॉन्ग होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो पहली बार में दिमाग किधर जाता है इससे सही आंसर आता है, और वो आपका किधर जाएगा वो डिपेंड करता है कि आपने पढ़ाई कैसे की है, आपने तैयारी कैसे की है। तो अगर आपने तैयारी करते समय सही शब्दों को सही तरीके से समझा है, क्योंकि ऑब्लिगेट पैरासाइट तो सभी पढ़ेंगे, सभी जानते हैं, सबके दिमाग में वर्ड होता है ना, ऐसे कोई भी शब्द है तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो आपको अपनी तैयारी में उसी समय डालना होता है। तो देखो ऑब्लिगेट को अपन बोलते हैं अविकल्पी, जिसके पास कोई विकल्प नहीं होता उसको अपन बोलते हैं विकल्प के बिना, कि ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। तो ऐसे पैरासाइट जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, यानी कि उनके पास केवल एक ही ऑप्शन होता है कि ऑलवेज सस्टेन। सस्टेन का मतलब बने रहना, कि वो अपने आप को मेंटेन करते हैं, मेंटेन का मतलब जिंदा रखना यहाँ पे, ऑन लिविंग प्लांट्स।
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे पैरासाइट कि जो जब भी मिलेंगे हमेशा ही लिविंग पे मिलेंगे, यानी कि लिविंग के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो इनको आप बायोट्रॉप्स भी बोलते हो। तो ऑब्लिगेट जो पैरासाइट्स होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड बायोट्रॉप्स, लेकिन उसकी शर्त क्या है, ऑलवेज ऑलवेज लिविंग होस्ट से अपना भोजन लेते हैं, यानी कि नॉन लिविंग से उनको भोजन लेना आता ही नहीं है या उनके पास ऐसा विकल्प ही नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सिलेबस के अंदर, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आएंगे, जैसे जितने भी आपके रस्ट फंजाई हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं, स्मट फंजाई इसके एग्जाम्पल हैं, पाउडरी मिल्ड्यूज कोज करने वाले जो फंजाई हैं वो उसके एग्जाम्पल्स आएंगे। यानी कि ऑब्लिगेट पैरासाइट जब भी नेचर में आपको मिलेंगे हमेशा ही अपने होस्ट के साथ अटैच कंडीशन में मिलेंगे, होस्ट के अलावा जो आपका डेब्रिस है, सॉइल है, उसके अंदर वो लिविंग कंडीशन में कभी भी नहीं मिलते। यानी कि सिंपल आप ऐसे कह सकते हो कि जब भी ये जिंदा होंगे अपने लिविंग होस्ट पे जिंदा होते हैं, लिविंग के अलावा ये आपको नहीं मिल सकते। तो ये तो होता है एक्सट्रीम लेवल, कि एक्सट्रीम लेवल है कि ये इतने ज़्यादा एडवांस हैं, या आप कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा इनकी कैपेबिलिटीज हैं या इनकी मैकेनिज्म इतनी स्ट्रॉन्ग है, या आप और अच्छा बोलें तो ऐसा है कि इनकी मैकेनिज्म इतनी फाइन तरीके से ट्यून है कि ये अपने होस्ट को मैक्सिमम यूज करते हैं, यानी कि अपना जीवन चलाने के लिए अपने होस्ट को ये बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं, क्योंकि होस्ट के बिना इनको सर्वाइव करना आता ही नहीं है। तो ये हाईएस्ट लेवल होता है पैरासिटिज्म का, कि अपने होस्ट को लिविंग कंडीशन में ही यूज करना, और 100% उनका लाइफ वो ऐसे ही चलता है। ठीक है, दूसरा टर्म अपन लेते हैं, दूसरा टर्म आता है इसका जस्ट अपोजिट, वो आता है सैप्रोफाइट। सैप्रो को आप मृतोपजीवी बोलते हैं, यानी कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन लेता है ना, कि डेड जो है जिसमें लाइफ नहीं है वो सब डेड है, यानी कि प्लांट से कुछ भी गिरा या किसी एनिमल से कुछ भी गिरा जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर। तो डेड से जो अपना भोजन लेता है दैट इज सैप्रोफाइट। तो जैसे यहाँ ऑब्लिगेट पैरासाइट में हमेशा ही आता है ना 100%, वैसे यहाँ पे भी क्या आएगा, हमेशा ही। ओके, अब देखो इससे एक चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ऑब्लिगेट पैरासाइट हमेशा ही अपने लिविंग होस्ट को यूज करते हैं, और सैप्रोफाइट है वो हमेशा ही क्या करते हैं, डेड से अपना भोजन लेते हैं। यानी कि ऑब्लिगेट कभी भी डेड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि वो कभी भी सैप्रो नहीं हो सकते, और सैप्रो है वो कभी भी लिविंग को इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि वो कभी भी पैरासाइट नहीं हो सकते। तो जो 100% ऑब्लिगेट हैं क्योंकि ऑब्लिगेट तो अपने आप में 100% ही होता है, जो पैरासाइट है वो उनका मोड अलग है, सैप्रोफाइट का मोड है अलग है। अब जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपका दिमाग कुछ और एंगल से भी सोचना चाहिए, वो ये होता है कि जो डेड के बिना सरवाइव नहीं कर रहा, या डेड से ऊपर का लेवल जो लिविंग होता है उसको ये हाथ भी नहीं लगा सकता, तो इसका मतलब ये पौधों को बीमार नहीं कर सकते। सैप्रोफाइट्स हैं वो जो लिविंग प्लांट्स हैं उनके ऊपर ग्रो नहीं कर सकते, या लिविंग प्लांट्स की फिजियोलॉजी को वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते, या हम कहें कि उनमें कैपेसिटी ही नहीं होती है कि वो लिविंग से अपना भोजन डिराइव कर ले। तो ये केवल डेड को कंज्यूम कर सकते हैं। ऑब्लिगेट इतने एक्सट्रीम एडवांस हैं कि वो डेड के हाथ भी नहीं लगाते। तो दो एंगल हो गए कि ताकत से देखेंगे तो एक्सट्रीम ताकत वाला है ऑब्लिगेट पैरासाइट, और कमजोरी के हिसाब से एक्सट्रीम कमजोर जो है वो है सैप्रोफाइट। तो पैथोजन के हिसाब से बात करें या डिजीज के हिसाब से बात करें तो बीमारी देने के हिसाब से जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें दो एंगल हैं, एक हाईएस्ट पावरफुल ऑब्लिगेट पैरासाइट और एक सबसे वीक वो सैप्रोफाइट है ना। सबसे वीक का मतलब तो इतना वीक है कि पौधे के हाथ भी नहीं लगा सकता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद में हम कुछ और टर्म्स हैं उसको क्लियर करते हैं। अगला टर्म अपने पास है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। चलो इसको समझ लेते हैं। देखो अगर आप इस टर्म के दो टुकड़े कर देंगे तो दूसरा जो पार्ट है वो है सैप्रो, क्योंकि ये इतना बड़ा इसका इम्पैक्ट है, इस जो टॉपिक आप अभी समझ रहे हो वो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाता है। ठीक है, तो देखो आप इसको ऐसे समझिए कि जब आपने कहा कि ये सैप्रो,
तो सेप्रो का आपका दिमाग ये कहता है कि ये तो डैड से अपना भोजन लेगा, ठीक है। तो अगर इसके पहले फैकल्टेटिव नहीं लिखा होता तो ये सेप्रो ही था, राइट। लेकिन इससे पहले क्या लिखा हुआ है, फैकल्टेटिव। जैसे आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं या सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें आता है जो ट्रांसपोर्ट आते हैं ना, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स पढ़ते हैं, फैकल्टेटिव ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पे आता है। तो फैकल्टेटिव या फैकल्टेटिव का जो मीनिंग आता है वो आता है विकल्प। तो ये हो जाएंगे विकल्पी मृतोपजीवी, ठीक है। अब यहीं से आपका जो पूरा इसका जो मैसेज है वो क्लियर होता है कि ये है क्या चीज, वो यहीं से क्लियर हो जाएगी। देखो आपको ऐसे समझना है कि ये जिनकी आप बात कर रहे हो, देखो पहले तो आप ये लिख दो कि ये कौन है, ऑर्गेनिज्म है। जैसे पैरासाइट भी जीव होता है, सेप्रोफाइट भी जीव होता है, वैसे फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट भी क्या है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है। लेकिन ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास विकल्प है, ठीक है। और उनके पास विकल्प क्या है कि वो विकल्प के रूप में सेप्रोफाइट हो सकते हैं। तो उनकी रियल नेचर क्या होगी, एक तो हो गया उनके पास ऑप्शन, तो ऑप्शन तो उनके पास सेप्रो का है ना। तो ऑप्शन तो है सेप्रो का, तो वो रियल में क्या है, रियल में वो है पैरासाइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको अपन फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट कहते हैं, ये रियल में तो होते हैं पैरासाइट, यानी बाई नेचर ये कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं। लेकिन अगर इनको पैरासाइट ना मिले या सॉरी इनको अपना लिविंग होस्ट ना मिले, यानी कि ये पैरासिटिज्म उस समय पे पूरा नहीं कर सकते, तो ये उस समय पे डैड से भी अपना काम चला सकते हैं। तो ये ऑप्शन है इनके पास, रियल नेचर नहीं है। तो जहां भी फैकल्टेटिव लिख करके आता है तो आपका दिमाग ऐसे फटाफट काम करना चाहिए और आप समझ जाएंगे कि जो लिखा है वो इनका रियल नेचर नहीं है, वो इनका ऑप्शनल नेचर है। रियल नेचर उसका उल्टा होता है। तो जब भी आप ये कहेंगे फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, इसका मतलब वो कौन है, वो रियल में पैरासाइट है लेकिन उसके होस्ट हाथ में नहीं आ रहा है, या होस्ट उपलब्ध नहीं है, या होस्ट तक उसकी रीच नहीं है, या होस्ट उस समय पे है नहीं, तो वो ऐसे तो मर जाएगा। लेकिन वो क्या करता है, डैड से फिर अपना काम चलाने लग जाता है। तो इनको आप बायोट्रॉफ के रिलेशन में आधा बोल सकते हो, तो ये हेमी बायोट्रॉप्स भी कहलाते हैं, है ना। जैसे पूरा ऑब्लिगेट है उसको आप बायोट्रॉफ बोलते हैं, तो ये आधा ही है ना। जब वो लिविंग नहीं होता है तो ये नॉन लिविंग से भी अपना काम चला रहा होता है, तो इसके पास ऑप्शन है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हेमी बायोट्रॉप्स, ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं तो और टर्म्स हमको क्लियर करते हैं। अगले टर्म्स में अपन ले सकते हैं, दिस इज नेक्रोट्रॉफ। देखो जहां भी नेक्रो आता है, नेक्रो NECRO, नेक्रो, नेक्रो का मतलब होता है डेड। जैसे नेक्रोसिस, नेक्रीडियम, है ना, नेक्रो, तो नेक्रो का मतलब होता है डेड। और ट्रॉफ का मतलब होता है, जैसे ट्रॉफिक लेवल पढ़ते हैं, ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, ट्रॉफ का मतलब फीडिंग होता है, ठीक है। तो नेक्रोट्रॉफ बोले आप, या आप इनको बोल सकते हैं पैर्थोट्रॉप्स, या इनको बोल सकते हैं पैर्थोफाइट्स, राइट। अब देखो क्या है कि एग्जाम्स के लेवल में आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि कुछ भी एडवांसमेंट हो सकता है। जैसे आप तो ऑब्लिगेट, सेप्रोफाइट, हेमिट्रॉप, बायोट्रॉप ऐसे शब्द ही जानते थे, लेकिन वहां पे आ गया पैर्थोट्रॉप। तो पैर्थोट्रॉप आ गया तो फिर आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, आपको कुछ पता ही नहीं कि क्या चीज है, तो आपको पता होना चाहिए। तो पैर्थोट्रॉप क्या है, या पैर्थोफाइट्स क्या है, या नेक्रो क्या है, उसको समझ लीजिए। ये पैरासाइट कि ये वैसे क्या है, पैरासाइट है, किल होस्ट टिश्यू, कि अपना जो लिविंग जिसे ये भोजन लेते हैं उसको हमेशा होस्ट बोला जाता है, कि जब भी पैरासाइट बोलेंगे तो दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको होस्ट ही बोला जाता है। तो वैसे तो क्या है, पैरासाइट है। ए पैरासाइट किल्स होस्ट टिश्यू इन एडवांस ऑफ पेनिट्रेशन, कि वो पेनिट्रेशन जब करता है, यानी कि जैसे मान लो कि आपका ये
कोई बॉडी है और इसमें ये कोई पैथोजन है, ये इसमें एंटर करेगा, उसको अपन बोलते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो पेनिट्रेशन करने से पहले क्या करता है, वो इसको मार देता है, किल कर देता है। तो होस्ट का जो टिश्यू है वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। एंड देन लिव्स सेप्रोफिटिकली, यानी कि रियल में तो वो है पैरासाइट, लेकिन वो अपना पैरासिटिज्म बस केवल पेनिट्रेशन टाइम पे चलाता है। अपना जहाँ पे वो इन्वेड कर रहा है, पेनिट्रेशन कर रहा है, उसको अपन इन्फेक्शन कॉर्ड बोलते हैं, मतलब एक बार इन्फेक्शन वो एक पॉइंट पे होता है, उस पॉइंट को कॉर्ड बोला जाता है। मतलब इन्फेक्शन कॉर्ड पे जो टिश्यू है उसको मार देगा, वो डेड कर देगा उसको, और फिर मरे हुए को खाता है। यानी कि आगे वो पहला नेचर तो उसका हो गया पैरासाइट, और बाद में उसका नेचर होता है सेप्रोफाइट। तो सेम ऑर्गेनिज्म है। तो इन्फेक्शन से पहले तो पैरासाइट होता है, लेकिन इन्फेक्शन के टाइम पे जब वो पेनिट्रेशन करता है तो अपने होस्ट को मार देता है, या उस जगह को वो मार देता है, या वहाँ की सेल्स हैं वो डेड हो जाती है, और फिर उन मरी हुई सेल्स को वो खाता है। तो ये कहलाता है कि दो नेचर उसके पास है, कि वो मार मार के खाएगा, है ना, कि नेक्रोट्रॉफ कहते हैं, या उसको पैर्थोट्रॉफ कहते हैं, या पैर्थोफाइट्स बोल सकते हैं। तो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग है कि आप ऐसे टर्म्स को समझेंगे तो आपका सब्जेक्ट का नॉलेज भी बहुत अच्छा हो जाता है, प्लस आपको सब्जेक्ट के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो भी डेवलप होती है। तो एग्जाम्पल के रूप में जो स्क्लेरोसियम है, स्क्लेरोसियम रोल्फसी, ये इसका क्लासिकल एग्जाम्पल होता है। तो आगे अपन डिटेल में डिडीज वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स आने ही हैं, तो वैसे वहाँ से ज़्यादा याद हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको वो मेमोराइज करना पड़ता है। या जब आप किसी का रोल पढ़ते हैं या किसी पैथोजन के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है। हाँ, बट बाई टर्म आपको ध्यान देना है कि ये होते तो हैं पैरासाइट, लेकिन ये एडवांस के अंदर टिश्यूज को मारते रहते हैं, किल करते रहते हैं, और फिर उनको कंज्यूम करते रहते हैं। तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नेक्रोट्रॉप्स और पैर्थोट्रॉप्स। ठीक है, चलिए ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म्स को लेते हैं। ये अगला टर्म अपने पास है फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनका जो रियल नेचर है वो है सेप्रोफाइट। तो सेप्रोफाइट तो इनका रियल नेचर है, बाकी ये मौका मिलने पे क्या हो रखे हैं, पैरासाइट हो रखे हैं। तो जो फैकल्टेटिव लिखा होता है वो विकल्प है, ऑप्शन है, सेकेंडरी है, कि रियल में ये पैरासाइट नहीं थे, रियल में ये सेप्रोफाइट थे। तो आप देख सकते हैं कि लिव्स एज सेप्रोफाइट, तो ये तो हो गया इनका वास्तविक स्वभाव, इनका क्या है, सेप्रोफाइट है। बट अंडर फेवरेबल कंडीशंस अटैक लिविंग सेल्स एंड बिकम ए पैरासाइट। तो आप इस पे ध्यान ये दे सकते हैं, या आपका माइंड ऐसे क्लियर करेगा इस चीज को कि ये कभी भी लिविंग के हाथ ही नहीं लगाते, कमजोर हैं वैसे ये, है ना। लेकिन क्या होता है कि जब कंडीशन फेवरेबल होते हैं, अंडर फेवरेबल कंडीशन, तो क्या होता है कि ये किसी लिविंग के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। जैसे कि आपका बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल आता है डैम्पिंग ऑफ डिजीज। कि डैम्पिंग ऑफ डिजीज के अंदर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनको अपन सीडलिंग बोलते हैं, वो सीडलिंग अपना जो कॉलर वाला पार्ट होता है ना, जमीन के आसपास का जो हिस्सा होता है उसको अपन कॉलर बोलते हैं, वहां से वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो ऐसे सेप्रोफाइट जो पौधा कमजोर हो, जब आप सीडलिंग की बात करते हैं तो उसमें पौधा सबसे कमजोर है, क्योंकि उसमें हार्ड टिश्यूज है ही नहीं, उसमें जो रेजिस्टेंस के लिए जो पावर होती है वो बहुत कमजोर होती है, और साथ में अगर नमी बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, तो पौधे और भी दुबले पतले होते हैं। तो फंगस उनको आराम से क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, उनके ऊपर एज ए पैरासाइट अटैक कर सकता है। तो ये चीज़ उसी प्रकार से है कि जैसे जंगल के अंदर जो भेड़िए होते हैं वो शिकार नहीं कर सकते, लेकिन अगर कंडीशन हो तो वो भी शिकार कर लेते हैं। तो सेम चीज़ इनके लिए लागू होती है कि ये वैसे सेप्रोफाइट हैं, बट अंडर फेवरेबल कंडीशन अगर होस्ट कमज़ोर है। देखो पूरी पैथोलॉजी में ये चीज़ हमेशा आपको अप्लाई करनी पड़ेगी कि अंडर फेवरेबल कंडीशन जो हमने बोली है, ये फेवरेबल कंडीशन पैथोजन के लिए तो हो गई फेवरेबल, और जब कंडीशन पैथोजन के लिए फेवरेबल होती है तो उस समय पे प्लांट के लिए होती है अनफेवरेबल। तो पौधे को उस समय पे नुकसान हो रहा होता है, या पौधा उस समय पे नुकसान उठाने की स्थिति में, या वो फायदा नहीं उठा सकता, या वो कमजोर है,
तो जब पौधे की कमजोर वाली कंडीशन होती है तो कोई कमजोर है वो भी क्या करता है, पैरासाइट बन के उसको कंज्यूम करने लग जाता है। तो उस प्रकार का ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर होता है उसको अपन फैकल्टेटिव पैरासिटिज्म बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म है वो फैकल्टेटिव पैरासाइट कहलाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये आएगी, अंडर फेवरेबल कंडीशन। अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो ये पैरासाइट नहीं बन सकते, इनको सैप्रोफाइट ही रहना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला टर्म अपन लेंगे यहाँ पे पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी, और जहां भी आप बोलते हैं ना सिटी, इसका मतलब आता है पावर, ताकत, मैग्नीट्यूड, पावर। तो पैथोजेनिसिटी का मतलब है कि रोग पैदा करने की पावर कितनी है, यानी कि ऐसा है कि हर एक पैथोजन बराबर पावरफुल नहीं होता, यानी कि उनकी पैथोजेनिसिटी वो अलग अलग होती है। और एक ही पैथोजन की पैथोजेनिसिटी है वो अलग अलग होस्ट के साथ भी अलग अलग होती है, और एक ही होस्ट के साथ अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में भी अलग अलग होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हर पौधा एक समान रूप से बीमार पड़ता है, और ऐसा भी नहीं है कि एक पैथोजन हर पौधे को बराबर बीमार करता है, या ऐसा भी नहीं है कि एक पैथोजन जो है वो एक पौधे को पूरी सीजन में एक समान रूप से बीमार करता है। यानी कि पैथोजेनिसिटी होस्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है, वो पैथोजन के ऊपर भी डिपेंड करती है, और एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है, जिसको अपन डिजीज ट्रायंगल के रूप में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी पैथोजन जब डिजीज कोज करता है तो वो डिजीज कोज करने का उसका जो पावर है, उसका जो पोटेंशियल है ना, यहाँ पे पोटेंशियल वर्ड भी आएगा बार बार। तो पोटेंशियल अपन पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एबिलिटी है ये ना, एबिलिटी ऑफ ए पैथोजन टू कॉज ए डिजीज। तो कोई भी पैथोजन जो डिजीज कोज करने की सामर्थ्य रखता है उसको अपन बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। और पैथोजेनिसिटी है वो डिपेंड करती है, पैथोजन खुद पे डिपेंड करती है, होस्ट पे डिपेंड करती है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, ऐसे अपन ले सकते हैं पैथोजेनेसिस। अब देखो जहां भी जेनेसिस आता है उसका मतलब होता है प्रोसेस। जहाँ पे पैथोजेनिसिटी आई वो पावर है, जहाँ पे जेनेसिस आता है, जैसे आपने कहा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया है। पैथोजेनेसिस यानी कि बीमार होने की प्रक्रिया है, बीमार करने की प्रक्रिया है। तो पैथोजेनेसिस इज ए प्रोसेस। अब प्रोसेस है तो उसमें प्रोसेस में क्या होता है कि स्टेप्स होते हैं, कि एक के बाद एक चेंजेज होते हैं। तो चेन ऑफ स्टेप्स हैं कि पैथोजेनेसिस सिंगल घटना नहीं है, इसमें घटनाओं का पूरा एक क्रम होता है। चेन ऑफ स्टेप्स दैट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज इन ए पर्टिकुलर कॉस्ट। तो बीमारी को लाने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो होता है उसका नाम होता है पैथोजेनेसिस। तो पैथोजन बीमार करने वाला ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेनेसिटी उसकी पावर है, पैथोजेनेसिस वो जो कर रहा है उसकी स्टेप बाय स्टेप जो पूरी प्रोसेस होती है उसका नाम होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन टर्म ले सकते हैं वायरुलेंस। देखो वायरुलेंस को हिंदी में बोलते हैं उग्रता, है ना। जैसे मान लो कि दो बच्चे हैं, एक बच्चे का स्वभाव एकदम से शांत है और एक बच्चे का स्वभाव है कि आप उसको जरा सा कुछ कहोगे तो वो उग्र हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, वो मतलब गुस्सा करता है। ठीक है, तो वायरुलेंस एक प्रकार का गुस्सा जैसा है कि उग्रता का मतलब एक प्रकार का एग्रेसिवनेस है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि वायरुलेंस क्या है, मेजर है, मात्रा है या डिग्री है कि कितना ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ ए पैथोजन रेस। रेस को हिंदी में बोलते हैं प्रभेद। जैसे अपन टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं ना, टैक्सोनॉमी से वैरायटीज आती हैं, वैसे यहाँ पे पैथोजन से उनके क्या होते हैं, प्रभेद होते हैं। तो पैथोजन का जो भी प्रभेद है, यानी कि ये एक प्रकार का उसका क्या है, क्लासिफिकेशन वाइज देखेंगे तो उसका एक वो है, ग्रुप है ना। तो कोई भी पैथोजन का जो रेस होती है, पैथोजन की जो रेसेज होते हैं, उनका अपना जो पैथोजन के रूप में बिहेव करने का जो पावर है, पैथोजेनिसिटी, वो उनकी कितनी है। देखो अभी तो आपने पैथोजेनिसिटी बोला, वो तो है उनकी पावर। अब वो पावर है कितनी, वो उनकी वायरुलेंस के रूप में नापी जाती है। कि अलग अलग जो प्रभेद होते हैं, जैसे माना आपने कहा पक्सिनिया ग्रामिनिस,
अब पक्सीनिया ग्रेमिनिस की अलग अलग जो प्रजातियां हैं, रेसेस जो हैं, उनकी वायरुलेंस पावर अलग अलग होती है, और एक ही पैथोजन की वायरुलेंस है वो अलग अलग होस्ट के लिए अलग अलग होती है। जैसे मान लो कि आपने पैथोजन तो ले लिया, अब इसके सामने होस्ट 1 है, होस्ट 2 है, होस्ट 3 है, 4 है, तो सबको ये बराबर रूप से पैथोजेनिसिटी कॉज नहीं करने वाला, सबके साथ में इसकी जो वायरुलेंस है वो अलग अलग होती है, और किसी एक के साथ भी अलग अलग टाइम के ऊपर वायरुलेंस है वो डिफर करे, यानी कि पैथोजेनिसिटी की मात्रा है। पैथोजेनिसिटी तो आपने उसकी पूरी पावर को बोल दिया, वो है कितनी। जैसे आपने कहा कि ये मीठा है, लेकिन वो मीठा है कितना, दैट इज वायरुलेंस। ओके, चलिए अपन और आगे कुछ टर्म्स को क्लियर करते हैं। अभी अपन बात करेंगे एग्रेसिवनेस, है ना। ये जो टर्म्स हैं ये पैथोजन के टर्म्स हैं, है ना। वायरुलेंस पैथोजन का टर्म है, एग्रेसिवनेस पैथोजन का टर्म है। एग्रेसिवनेस क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ ए पैथोजन टू इन्वेड एंड ग्रो इन इट्स होस्ट टू रिप्रोड्यूस ऑन और इन इट। ये क्या है कि बहुत ही ऐसे पूरा जो होता है ना, एसेंस जो होता है, कि पूरा जो सार होता है ना, वैसे ये लिखा हुआ है, तो आप इसको समझ लीजिए। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे कोई लीफ बना दिया ना, ये हमारे पास कोई लीफ है और ये कोई पैथोजन है, ठीक है, ये कोई पैथोजन है। अब उसमें कितनी पावर है, वो तो हो गया उसका वायरुलेंस, कि आप ये कहते हैं कि इसमें बहुत बार, जैसे मान लो कि आपके पास कोई चोर है, आपको पता है कि चोर बहुत शातिर है, तो वो तो हो गया उसका वायरुलेंस। अब उसका जो शातिरपन है वो आपको क्या कर सकता है, यानी कि वो आपके घर में घुस सकता है क्या, कैपेसिटी टू इन्वेड, कि अगर वो होने को बहुत पावरफुल है लेकिन वो आपको तो कुछ नहीं कहता, तो आपके लिए उसका एग्रेसिवनेस कुछ नहीं है ना। एग्रेसिवनेस का मतलब क्या है कि ये इसके अंदर इन्वेड करे और फिर ग्रो करे। अब देखो पूरी पैथोलॉजी में ये आएगा कि मान लो कि कोई पैथोजन है, वो बॉडी के अंदर आ तो गया, लेकिन फिर वहां पे वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता, तो उसका आना बेकार है, राइट। तो उसके पास जो भी पैथोजेनिसिटी है उससे वो इन्वेड कितना कर सकता है और ग्रो कितना कर सकता है, उसकी पावर। कि गुस्सा है तो गुस्सा उसके अंदर है, उससे क्या होता है, गुस्सा दिखा सकता है क्या, है ना, एग्रेसिवनेस। इन इज होस्ट टू रिप्रोड्यूस का मतलब वो नंबर बढ़ाना है, नंबर इंक्रीज करना। तो जब अंदर आएगा तो सिंगल उसका इन्फेक्शन हाइफा हो सकता है, सिंगल कोनिडिया हो सकता है, सिंगल सेल हो सकती है, लेकिन बाद में उसका नंबर बढ़ा के दिखाए कोई, है ना। वो नंबर ऊपर भी हो सकता है, ऑन सतह के ऊपर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, इंटरनली भी हो सकता है। तो कोई भी पैथोजन है वो अंदर आने की उसकी पावर, और अंदर आकर के वो अपना नंबर बढ़ा के दिखाए उसकी पावर, वो कहलाता है एग्रेसिवनेस। ये देखो ये जो शब्द है ये बहुत पास पास के शब्द हैं, इनमें अंतर वो बहुत मामूली सा है। अगर आपने ज़्यादा समय बिता दिया, आपने इसको रिपीट नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, तो आपको सारे शब्द एक जैसे लगेंगे। क्लास के अंदर इन चीज़ों को मैंने उसी क्रम में लिया है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ पे चलें, ठीक है। अगला टर्म अपन ले सकते हैं इन्फेक्शन। देखो इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन को लेके मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो अनक्लियर होते हैं, उनका जो माइंडसेट है वो गलत होता है। क्या समझना आपको, इन्फेक्शन एक प्रकार का एस्टेब्लिशमेंट होता है, कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा जब तक आप इन्फेक्शन नहीं बोल सकते। जैसे आपने कहा कि हमारे जो सांस ले रहे हैं तो उसमें कोई वायरस वो अंदर चला गया, तो वायरस तो अंदर जाते रहते हैं, हम तो दिन भर सांस लेते हैं, तो वायरस तो जाएंगे, बैक्टीरिया भी जाएंगे, डेड भी जाएंगे, लिविंग भी जाएंगे, तो उसका मतलब हम इन्फेक्शन नहीं हो रहा हमें। तो इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन का मतलब होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरासिटिक रिलेशनशिप, कि अगर कोई पैथोजन है वो अपनी एग्रेसिवनेस का इस्तेमाल करके अंदर आ गया, इन्वेड हो गया। अब इन्वेड होने के बाद में उसने क्या किया कि होस्ट के साथ में अपना रिश्ता बना लिया, यानी कि होस्ट की मशीनरी को अपने कंट्रोल में लेके उसको कंज्यूम करना चालू कर दिया। उसका नाम है पैरासिटिक रिलेशनशिप। भाई वहाँ पे कोई दोस्ती थोड़ी करने आ रहा है, वो तो उसको कंज्यूम करने आ रहा है, तो उसके साथ उसका जो रिश्ता है वो नेगेटिव रिश्ता है।
लेकिन शब्दों के हिसाब से उसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक रिलेशनशिप। तो जब तक कोई होस्ट के साथ पैरासिटिक रिश्ता बना नहीं लेता तब तक आप उसको इन्फेक्शन नहीं कर सकते। बिटवीन पैथोजन एंड होस्ट आफ्टर पेनिट्रेशन, तो पहले अंदर आना होता है उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन, के अंदर जो घुसना होता है वो पेनिट्रेशन कहलाता है। अब इसमें क्या है कि बैक्टीरिया अलग प्रकार से पेनिट्रेट करते हैं, वायरस का अलग है, फंगस का अलग है, निमेटोड का अलग है। पेनिट्रेशन भी अपने आप में पूरा टॉपिक है। पेनिट्रेशन के टाइप्स आएंगे, पेनिट्रेशन अलग अलग पैथोजन के अलग अलग प्रकार के पेनिट्रेशन की मैकेनिज्म्स होती है। तो यहाँ पे जो भी लिखा है वो केवल एक फेस है, इसके अंदर पूरा सब्जेक्ट है। तो इन्फेक्शन का मतलब हो गया कि पैरासिटिक रिलेशनशिप का जो स्टैब्लिशमेंट होता है कि कोई अंदर आने के बाद में अपने होस्ट के साथ में उसका तालमेल जो हो गया और अब वो डिजीज बनाने की सोच रहा है या डिजीज को डेवलप करने की या पैथोजेनेसिस की सोच रहा है। तो अगर वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ है तो इन्फेक्शन नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट हो गया तो इन्फेक्शन हो गया। यानी कि सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट ही इन्फेक्शन कहलाता है। एक अनसक्सेसफुल पेनिट्रेशन या एंट्री या इन्वेड है वो इन्फेक्शन होगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि क्या हर इन्वेड इन्फेक्शन होगा, नहीं। क्या हर पेनिट्रेशन से इन्फेक्शन होगा, नहीं। तो हाँ, इस्टेब्लिशमेंट होने पे इन्फेक्शन बोलेंगे। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो, इन्फेक्शन जब हो जाता है या इस्टेब्लिशमेंट जब रिलेशनशिप का हो गया तो अब उसका जो एक्सटेंड है वो कहाँ तक है, यानी कि वो इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है। उसमें दो वर्ड आते हैं। एक तो आता है सिस्टेमिक इन्फेक्शन। सिस्टेमिक का मतलब होता है पूरी बॉडी, टोटल बॉडी, है ना, वेरियस एक्सटेंट्स, यानी कि कंप्लीट बॉडी जैसा आपका माइंड मानेगा। जैसे वो पैथोजन अंदर आया और पूरी बॉडी में फैल गया। जैसे मान लो कि आपने कहा कि फाइटोप्लाज्मा है, तो फाइटोप्लाज्मा पौधे के अंदर आया और पौधे के फ्लोएम में आएगा। अब फ्लोएम तो पूरी बॉडी के अंदर कनेक्टेड है, तो पूरी बॉडी में वो फैल, जैसे हमारे इन्फेक्शन कोई ब्लड में जाए तो हमारी पूरी बॉडी में फैल जाए, वैसे अगर पौधे के अंदर कोई ऐसा पैथोजन है वो आया और आने के बाद में पूरी बॉडी के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कहलाता है सिस्टेमिक। तो कंप्लीट बॉडी का जो है वहाँ वर्ड आता है सिस्टेमिक, और उसका उल्टा हो जाता है इन्वेजन एंड कॉलोनाइजेशन, यानी वो लोकल हो जाता है। लोकल इन्फेक्शन या उसको आप बोल सकते हैं लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। तो जैसे पत्ती में इन्फेक्शन हुआ केवल पत्ती तक सीमित है तो वो लोकलाइज है, तो अगर पूरी बॉडी में फैल गया वो सिस्टेमिक है। ऐसे रेजिस्टेंस भी होता है, अगर रेजिस्टेंस किसी सिंगल जगह पे है तो वो लोकलाइज रेजिस्टेंस है, पूरी बॉडी में रेजिस्टेंस है वो सिस्टेमिक रेजिस्टेंस है। तो जैसे इन्फेक्शन के दो लेवल होते हैं, पूरी बॉडी का या एक हिस्से का, वैसे ही रेजिस्टेंस के भी हिस्से होते हैं, राइट। अब देखो, अपन बात कर सकते हैं कि इन्वेजन एंड कॉलोनाइजेशन। देखो, आप इसको बिल्कुल उसी क्रम में चलिए कि पहले पेनिट्रेशन होगा, फिर स्टैब्लिशमेंट होगा, इन्फेक्शन होगा। अब इन्फेक्शन के बाद में इन्वेजन एंड कॉलोनाइजेशन, यानी कि पैथोजन ग्रो करता है इन होस्ट टिश्यू। कि पेनिट्रेट करके जब वो अंदर आ जाता है तो पहले आते ही पौधे को बीमार नहीं बनाएगा, वो अपना नंबर बढ़ाता है, होस्ट के टिश्यूज के अंदर अपने आप को वो स्टैब्लिश करेगा और उसके बाद में रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है। तो अपना नंबर बढ़ाने से पहले वो वहाँ पे सेट करे, अपने आप को सेट करे, उसको अपन बोलते हैं इन्वेजन। और जब वो कॉलोनाइजेशन कर रहा है इसका मतलब नंबर बढ़ा रहा है, यानी कि रिप्रोड्यूस कर रहा है। जैसे आपने व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर डिजीज ले लिया सपोज, है ना, सरसों के अंदर श्वेत कीट रोग ले लिया। अब उसमें क्या है कि एल्बुगो है वो एंटर करेगा, उसका पैरासाइट है वो एंटर करेगा। अब एंटर करते इन्फेक्शन नहीं है ना, वहाँ वो पत्तियों के अंदर फैल रहा है, पत्तियों का जो मीजोफिल है उसमें अपने आप को सेट कर रहा है, वो सब क्या है, कॉलोनाइजेशन है ना। और फिर उसमें रिजल्ट आएगा कि उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चालू होगा, कोनिडियोफोर बनेंगे, कोनिडिया बनेंगे, फिर पपोला बनेगा, फिर वो फटेगा, फिर आप कहेंगे कि सिम्टम आ गया, फिर आप कहेंगे कि आपको पता लग रहा है कि ये पौधे के अंदर व्हाइट रस्ट डिजीज है वो हो गई। तो कुछ भी दिखने से पहले दिखेगा क्या, रिप्रोडक्शन का रिजल्ट दिखता है कि कोनिडिया बनते हैं, स्पोर बनते हैं और कुछ बनता है, वो दिखता है, वो सिम्टम में आएगा फिर।
तो दिखने से पहले यानी कि रिप्रोडक्शन से पहले वो अपने आप को वहाँ पे अपना माइसीलियम स्टैब्लिश करता है या अपना ग्रोथ करता है, वो सब क्या है, कॉलोनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, ऐसे अपन ले सकते हैं इम्यून, है ना। वैसे इम्यून जूलॉजी से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, यहाँ आप इसको रेजिस्टेंस जैसा ही मानेंगे। तो देखो हमारी बॉडी के पास जैसे इम्यून सिस्टम होता है, वैसे प्लांट्स भी क्या करते हैं कि पैथोजन को रेजिस्ट करते हैं, पैथोजन को स्टैब्लिश होने से रोकते हैं, रेजिस्ट करते हैं। तो ये क्या होगा, या इसको अपन कैसे समझें, एक्सटेंड टू विच, यानी कि कौन सी सीमा तक या कहाँ तक। एक्सटेंड टू विच का मतलब कि कहाँ तक, कि कोई किसी को रोक रहा है तो कितना रोक रहा है, वो जो पावर है, वो जो लिमिट है कि कहाँ तक। A plant prevent the entry and subsequent growth of the pathogen in it। तो कोई भी पौधा अपने अंदर किसी पैथोजन की एंट्री को या एंट्री के बाद में होने वाली ग्रोथ को कितना रोकता है, वो उसका इम्यून सिस्टम है। देखो उसमें दोनों चीजें आ गई हैं कि वहाँ एंट्री पे ही रोका जा सकता है कि उसको एंट्री ना करने दें, वो ज़्यादा बेटर है। प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ आएगी। ठीक है, या अगर एंटर हो गया तो फिर उसको कॉलोनाइज नहीं करने दें, उसको ग्रोथ नहीं करने दें, तो आ गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक इन्फेक्शन नहीं होता तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्फेक्शन कब होगा, जब वो ग्रोथ ना करे। तो एक तो आने से रोकना, एक अगर अंदर आ गया है तो उसको अपना नंबर बढ़ाने से रोकना, और उस रोकने का जो लिमिट है वो इम्यून कहलाता है कि कितना रोकना। दैट इज द इम्यून रिस्पॉन्स, योर रेजिस्टेंस पावर। इसका जस्ट उल्टा होता है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी को आप हिंदी में बोलते हैं सुग्राहिता, कि कोई किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कितना तैयार बैठा है ना, वो उसकी ससेप्टिबिलिटी कहलाता है कि ये पौधा बीमार होने के लिए कितना तैयार है ना, वो इसका ससेप्टिबिलिटी है। यानी कि इम्यून सिस्टम की जो कमजोरी है या इम्यून सिस्टम का जो दूसरा फेस है, उसका नाम क्या है, ससेप्टिबिलिटी। क्योंकि इम्यून बीमार नहीं होने का नाम है और ससेप्टिबल बीमार होने के लिए तैयार बैठे का नाम है। जैसे मान लो कोई बूढ़ा आदमी है, तो बूढ़ा आदमी कमजोर है, उसका हेल्थ वीक है, तो उसको इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा, वो इन्फेक्शन को पकड़ लेगा क्योंकि वो तैयार बैठा है। और एक हेल्दी है, स्पोर्ट्स पर्सन है, जो डेली एक्सरसाइज करता है, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, उसकी ससेप्टिबिलिटी कमजोर है। और जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ आती है कि जो बीमार होना है ना, और ससेप्टिबिलिटी और इम्यून सिस्टम, इन चीज़ों के बीच में रिलेशन होता है। ऐसा होता है कि जैसे हर कोई रेजिस्टेंस भी होता है, हर कोई ससेप्टेबल भी होता है, लेकिन जब ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है तो बीमारी हो जाती है, और जब ससेप्टिबिलिटी कमज़ोर होती है तो बीमारी नहीं होती है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि कोई 100% रेजिस्टेंस होता है, और ऐसा भी नहीं होता कि कोई 100% ससेप्टेबल होता है। तो सबके पास रेजिस्टेंस भी होता है, सबके पास ससेप्टेबिलिटी भी होती है, लेकिन जो कमज़ोर है उनकी ससेप्टेबिलिटी हाई हो जाती है, रेजिस्टेंस कमज़ोर हो जाता है, और जो स्ट्रॉन्ग है उनका रेजिस्टेंस अच्छा होता है, ससेप्टेबिलिटी कमज़ोर होती है। तो ससेप्टेबिलिटी का मतलब है एक्सेप्टेंस ऑफ पैथोजेनिक इन्फेक्शन बाय प्लांट। तो देखो रेजिस्टेंस भी प्लांट का पावर है, ससेप्टेबिलिटी भी प्लांट का कमजोरी वाला पावर है ना। जैसे रेजिस्टेंस को आप नाप सकते हैं कि वो भी एक लिमिट है, वैसे ससेप्टेबिलिटी भी क्या है, एक लिमिट है, कि ससेप्टेबिलिटी कम ज़्यादा ऐसे आप उसको डिफाइन कर सकते हो, रेजिस्टेंस कम ज़्यादा ऐसे डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट अपन इसमें ऐड करेंगे, और ये है हाइपर सेंसिटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, प्लांट पैथोलॉजी का बहुत शानदार टर्म होता है, आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। जैसे कि मान लो कि अपन लोग, हमारी जो ह्यूमन लाइफ है उसमें अपन एक वर्ड यूज करते हैं, वो होता है एलर्जी। वो होता है एलर्जी। तो एलर्जी का मतलब होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स, कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है, तो हमें एलर्जिक रिस्पॉन्सेस फील होते हैं, तो वो हाइपर सेंसिटिविटी होती है। देखो इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आपके पास कोई मरा हुआ चूहा है, आप उसको पिंच चुभो, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, इसका मतलब उसमें सेंसिटिव नहीं है, वो सेंसिटिव दे ही नहीं रहा।
अब आप उसको पिन चुभो तो वो थोड़ा सा भागेगा या अपनी एक्टिविटी करेगा, वो है सेंसिटिविटी। और आप उसको पिन दिखाओ चुभाओ मत, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा उछले, ये है हाइपर सेंसिटिविटी। जिसे बच्चे करते हैं, कुछ बच्चों को आप जरा सा कुछ कह दो, जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा ड्रामा करते हैं, दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी क्या चीज़ है, या प्लांट पैथोलॉजी में हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या निकलता है वो आप समझ लीजिए। ये है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब है जरूरत से ज़्यादा या खूब सारा। एक्सट्रीम डिग्री ऑफ ससेप्टिबिलिटी, कि ससेप्टिबिलिटी जो होती है उसका बहुत एक्सट्रीम लेवल है, इन विच, देखो ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है फर्क पड़ना, और हाइपर का मतलब है फर्क बहुत ज्यादा पड़ना, है ना। जैसे आप कहते हैं कि झाड़ू लगाते हैं तो एक आदमी को तो छींक आती है, दूसरे को नहीं आती, तो ठीक है थोड़ा फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं पड़ना चाहिए उसके नाक से पानी आ रहा, आंख से पानी आ रहा, उससे बोला भी नहीं जा रहा, तो दैट इज एक्सट्रीम है वो। तो एक्सट्रीम डिग्री ऑफ ससेप्टेबिलिटी इन विच द होस्ट सेल, जो अपना प्लांट है वो होस्ट है, होस्ट सेल रिएक्ट, उनका जो रिस्पॉन्स आता है वो क्या आता है, यही आपको समझना है कि प्लांट हाइपर सेंसिटिविटी में कैसे रिस्पॉन्स करता है। वो रिस्पॉन्स करता है वायोलेंटली। वायोलेंटली का मतलब होता है उग्रता, जैसे हिंसा जो होती है उसको वायलेंस बोलते हैं, यानी कि जो मारकाट होते हैं उसको वायलेंस बोला जाता है। तो वायलेंटली पौधा रिस्पॉन्स करता है टू द इन्वेडिंग पैथोजन एट इन्फेक्शन कॉट। तो आप इसको समझ लीजिए कि जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे एक पत्ती बनाई, दिस इज द लीफ। अगर हम ये कहें कि ये पौधा हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स देगा तो इसको अपन बोलते हैं HR। हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स को शॉर्ट में बोला जाता है HR रिस्पॉन्सेस, ठीक है। तो यहाँ इन्फेक्शन हो रहा है या पैथोजन यहाँ पे इन्फेक्शन कर रहा है, यहाँ पेनिट्रेशन कर रहा है, इन्वेड कर रहा है, कोलोनाइजेशन कर रहा है, तो पौधा क्या करेगा कि इसके आसपास के टिश्यू को खुद ही मार देगा, ठीक है। अब जो इन्फेक्शन कर रहा था पैथोजन, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, आपको सारा समझना चाहिए कि जो पैथोजन है वो होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट की डिमांड क्या है, लिविंग होस्ट। और पौधे ने क्या कर दिया, जानबूझ के अपने इन्फेक्शन के आसपास वाला, इन्फेक्शन कोट का मतलब जहां इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये जो एरिया है ये तो हो जाएगा इन्फेक्शन कॉट, तो उसके सेल्स को इसने क्या कर दिया, नेक्रोसिस में डाल दिया, उसको मार दिया, डेड कर दिया। तो पौधा जानबूझ के खुद ही क्या करता है, अपने ही टिश्यूज को मार देता है वायलेंटली। जैसे आप खुद के हाथ पे खुद ही काट दो, वो वायलेंस है ना। जैसे कोई ये कहे कि मैं तेरे को जिंदा खाऊंगा, तो आपने खुद को ही मार दिया कि हाँ ले अब खा ले, कहां से खाएगा। तो वो पौधा कर रहा है, पौधा क्या कर रहा है, अपने टिश्यूज को किल कर रहा है, खुद ही कर रहा है। उससे क्या होगा कि ऑब्लिगेट पैरासाइट की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसको लिविंग की डिमांड है और लिविंग यहाँ पे है ही नहीं। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट है वो खुद मर जाएगा फिर। तो पौधा बहुत स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है कि वो अपना जो पैथोजन है उसके नेचर को जानता है, और उसके नेचर को जानते हुए उसने क्या कर दिया, अपने टिश्यूज को जहां पे वो आ गया उसके आसपास के टिश्यूज को मार दिया। तो अब पैथोजन के पास भूख मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, पैथोजन स्टारवेशन में चला जाएगा, भूखा रहेगा, भूखमरी में जाना पड़ेगा, और फिर उसकी डेड हो जाएगी, क्योंकि ऑब्लिगेट है तो वो अब डेड को तो खा नहीं सकता। तो जो फैकल्टेटिव वाले होते हैं उनको तो ये नहीं बचा सकता, वो तो बच जाते हैं, उनसे नहीं बच सकता है, लेकिन ऑब्लिगेट से बच सकता है। यानी कि जो सबसे खतरनाक वाले जो पैथोजन होते हैं उनसे बचने का सबसे खतरनाक तरीका है और सबसे स्मार्ट तरीका है कि पूरे को कंज्यूम करेगा, उससे बढ़िया कि थोड़े से को हम खुद ही मार देते हैं। और ये जो मारने का उसका तरीका होता है उसके अंदर आप जब डिटेल में पढ़ेंगे आगे तो उसमें आएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये एंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम पेरोक्सिडेज एंजाइम्स हैं, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाते हैं, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है कि टॉक्सिक होता है, और उससे फिर सेल्स हैं वो किल हो जाते हैं। तो प्लांट है वो जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स करता है, जितना जरूरी नहीं था उससे ज्यादा करता है, कि कहाँ जरूरत थी खुद को मारने की, है ना। लेकिन वो क्या है, एक बहुत स्मार्ट तरीका है, डिफेंस का सबसे एक्सट्रीम लेवल है कि प्लांट अपने आप को बचाने के लिए वो किससे बचना है, उससे बचना है जिससे बचना नामुमकिन होता है।
क्योंकि ऑब्लिगेट पैरासाइट को अपने होस्ट को कंज्यूम करना बहुत अच्छे से आता है और वो लिविंग को ही हमेशा पीढ़ियों से कंज्यूम करते आ रहे हैं। तो द बेस्ट पावरफुल पैथोजन से बचने का द बेस्ट पावरफुल मैकेनिज्म होता है हाइपर सेंसिटिविटी HR रिस्पॉन्स। तो डिग्री ऑफ ससेप्टेबिलिटी है कि आप आओ तो सही, पैथोजन को आने तो दो, आते ही उसका सफाया कर देगा। तो दिस इज ससेप्टेबिलिटी भी है, एक्सट्रीम भी है, वायलेंट रिएक्शन है, लेकिन उससे क्या हो जाता है, इट इज ए सिग्न ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी कि अगर कोई प्लांट किसी पैथोजन को HR दे रहा है, इसका मतलब वो उसको पसंद नहीं करता, यानी कि वो पैथोजन इस होस्ट के साथ अपना रिश्ता नहीं बना सकता। दिस इज इनकम्पैटिबिलिटी। और हाई रेजिस्टेंस अप्रोचेस टू इम्यूनिटी। तो पौधे का सबसे हाईएस्ट लेवल का जो रिस्पॉन्स, जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है वो HR होता है। तो HR एक प्रकार की ससेप्टिबिलिटी का ऊपर का लेवल है, हाईएस्ट लेवल है, जिसमें प्लांट जानबूझ के उसको पकड़ के और उसको भूख मारने के लिए बंद कर देता है और वो अपने आप को रेजिस्टेंस कर लेता है प्लांट। ठीक है, हाँ नहीं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है और जितना आप डीप पे जाते हैं सब्जेक्ट उतना ज़्यादा आपको रोचक लगता है। और फिर एक बार जब चीज़ें आपको रोचक लगती हैं तो फिर आपको बार बार उनको समझना नहीं पड़ता। जब मान लो आप कहीं भी आप डिजीज पढ़ेंगे, उसमें आप HR का पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं कि ये यहाँ पे ये होना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और एक होता है वर्टिकल रेजिस्टेंस। ये दोनों भी अच्छे टर्म है, ये भी हमसे पूछे जा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस तो अपन जनरली जान गए कि किसी पैथोजन से बीमारी नहीं लेने की प्लांट की पावर होती है। रेजिस्टेंस बीमार नहीं पड़ने की ताकत होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, ये समझना अपन को। जब आप हॉरिजॉन्टल में बोलते हो तो ये होता है कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट ओल्ड रेसेस। जैसे मान लो कि आप ऐसे ऐसे बता दो कि ये पैथोजन के अलग अलग रेसेज हैं, तो इन सब के लिए रेजिस्टेंस होता है ना, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है तो सब के लिए रेजिस्टेंस होता है, इसका मतलब दिस इज हॉरिजॉन्टल। और अगर किसी पर्टिकुलर के लिए रेजिस्टेंस होता है ओनली ए फ्यू, तो वो हो जाएगा वर्टिकल। जैसे इनके लिए रेजिस्टेंस है, इसके लिए रेजिस्टेंस है, तो ये हो गया वर्टिकल। तो पैथोजन की सभी प्रभेदों के लिए अगर किसी पौधे में रेजिस्टेंस है तो वह है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, कि उसको कोई भी पैथोजन का कोई सा भी फॉर्म बीमार नहीं कर सकता, वो है हॉरिजॉन्टल। यह होता है कि पैथोजन की ये प्रभेद हैं, ये उसको बीमार नहीं कर सकती, वो है वर्टिकल। तो रेजिस्टेंस पैथोजन की रेसेस के अकॉर्डिंग अगर सबके लिए है, कोई भी उसको बीमार नहीं कर सकता, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का मैटर हो गया। या उसके कुछ प्रभेद हैं वो बीमार कर सकते हैं, या कुछ रेसेज हैं वो बीमार कर सकती है, या कुछ के लिए रेजिस्टेंस है, दैट इज वर्टिकल। ऐसे अपन बात कर सकते हैं लोकल एक्वायर्ड रेजिस्टेंस और एक होता है सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। देखो इनमें एक वर्ड आ गया है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है जो पहले नहीं था, ग्रहण किया हुआ। ठीक है, जैसे अपना एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, वैसे एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। लोकल का मतलब इन्फेक्शन के आसपास का एरिया, सिस्टेमिक का मतलब पूरी बॉडी। तो कन्फाइंड टू फ्यू सेल और टिश्यू है ना, इन्फेक्शन के बाद में होंगे। एक्वायर्ड वाले जितने भी होते हैं वो पैथोजन के आने के बाद के मामले होते हैं, है ना। जैसे हमें एक बार कोई वायरस का इन्फेक्शन हो गया, फिर हम ठीक हो गए, फिर हम दोबारा उससे बीमार नहीं पड़ते, तो दिस इज एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। तो एक बार कोई पैथोजन आए और उससे प्लांट है उसका जो रेजिस्टेंस पावर है वो क्रिएट हो जाए, और अगर वो किसी एक जगह के लिए है तो दिस इज कन्फाइंड टू फ्यू एरिया और सेल, तो आप बोलेंगे लोकल। और अगर पूरी बॉडी के लिए है तो आप बोलेंगे एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, SAR। तो सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो SAR होता है उसको आप प्लांट फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो जैस्मोनिक एसिड आता है वो सब इसके लिए काम करता है, वहाँ पे आप इनको प्लांट हार्मोन्स हैं वो इसके लिए काम करते हैं, आप वहाँ पे इनको पढ़ते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का भी अपना एक तरीका होता है और उसको समझने का भी तरीका होता है, याद करने का भी तरीका होता है। हाँ,
इसमें क्या होता है, जैसे आपको एक बार में एक सब्जेक्ट बहुत ऐसे पूरा जितना आपसे हो सकता है उतना तैयार करना होता है। जैसे आप पैथो पढ़ रहे हैं तो पैथो को डीपेस्ट लेवल तक आप तैयार कीजिए, ठीक है। ऐसे फिर हम कोई दूसरा टॉपिक लेंगे उसको करेंगे, राइट। तो ये डिमांड है कि आपका जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स है उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये आती है ना, जब आप एग्ज़ाम के बाद में बातें करते हैं कि मेरे को तो ये चीज़ याद ही नहीं रही या इसमें ऐसे था क्या, तो वो तभी आती है जब आपने चीज़ों को समझा तो था लेकिन पूरा सही नहीं समझा, है ना। गलत भी हो सकता है, जैसे अगर आप सिंपल बुक से पढ़ रहे हैं, है ना, मान लो कि आप ये चीज़ें सिंपल बुक से पढ़ रहे हैं तो उसमें आप ये मान के चलो कि 30% गलत पढ़ रहे हैं, इतना है। अगर आप सिंपल हिंदी मीडियम बुक्स हैं जो आपको अवेलेबल हो जाती हैं BSc स्टैंडर्ड की, तो उसमें कन्फर्म है कि आपको बहुत कुछ गलत मिलने वाला है, या उसमें इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। कोई वर्ड आएगा वो आपके सामने कभी आया हुआ ही नहीं है। तो अपन तैयारी करके एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं, फिर हमें क्वेश्चन अगर नहीं होता है, गलत होता है, तो हमें पछतावा बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें, है ना, ये जैसे सिंगल टाइम है कि हम क्यों रिस्क लेंगे इतना सारा। तो अच्छे लेवल पे आपको अच्छी बुक से और अच्छा कंटेंट तैयार करना है, और हमारी तरफ से जो प्रयास है उसमें ये जो अपन मान सकते हैं कि पूरा अगर अपन इंडिया को देखें तो टॉप मोस्ट जो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है सब्जेक्ट की, वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू सो मच। आप वीडियो को पूरा देखें और रिपीट करके देखें, और जितना भी कंटेंट है उसको आप अच्छे से कवर कीजिए। नेक्स्ट क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आपके कुछ भी डाउट्स हैं आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमें डाल दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड लक।